And let's discuss another drug that is एग्रोमेट्रिन एंड मिथार्जिन। एग्रोमेट्रिन एंड मिथार्जिन दोनों ही ऐसी मेडिकेशन होती है जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें और प्रिवेंट कर सकें। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? अगर किसी की वेजाइनल डिलीवरी हो रही है और उसमें जो है 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या किसी का सिजेरियन सेक्शन हो रहा है उसमें 1000 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। और ये दोनों ही मेडिकेशन फंगस से डिराइव होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एग्रोमेट्रिन और मिथार्जिन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। जब स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी उसकी वजह से जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। एग्रोमेट्रिन और मिथार्जिन जो है ये कंस्ट्रक्ट करवाती है ब्लड वेसल्स को। जो भी यूट्रस की ब्लड वेसल्स होती है ये एग्रोमेट्रिन और मिथार्जिन के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करती है और उन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करवाती है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। ये प्रमोट करती है यूट्राइन टोन को। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एग्रोमेट्रिन। इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो रैपिड होती है और डिपेंड करता है कि कौन सी रूट से जो है हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर पेशेंट को ओरल रूट से एग्रोमेट्रिन और मिथार्जिन दी जा रही है तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो जीआई ट्रैक्ट में होती है और इसका पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो है वो 30 to 60 मिनट में अराइज हो जाता है। इसकी मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी होती है। इसकी रूट जो है वो आईवी होता है, आईएम होता है, ओरल होता है। अगर इसको ओरल रूट से पेशेंट को दे रहे हैं तो उसकी डोज जो है 0.2 to 0.5 mg देंगे पेशेंट को एवरी 2 to 4 आवर्स में। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले इंडिकेशन। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एग्रोमेट्रिन और मिथार्जिन पेशेंट को दिया जाता है? पोस्टपार्टम हेमरेज में पेशेंट को देंगे ताकि हम कंट्रोल कर सके उसकी ब्लीडिंग को और उसको कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकें। यूट्राइन एटोनिटी में देंगे पेशेंट को ताकि जो भी यूट्रस की मसल्स है वो अपनी टोन को रिस्टोर कर सके और ब्लीडिंग से जो है पेशेंट को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम एग्रोमेट्रिन और मिथार्जिन पेशेंट को नहीं देते हैं। अगर किसी का कोई ऐसा पेशेंट है जिसका बीपी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को नहीं देंगे, हार्ट डिजीज़ में भी नहीं देंगे, प्रीएक्लम्प्सिया में भी नहीं देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्रैक्शन विद अदर मेडिकेशन। कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिनके साथ एग्रोमेट्रिन और मिथार्जिन अपनी इंट्रैक्शन परफॉर्म करता है। अगर एग्रोमेट्रिन और मिथार्जिन को एंटी डिप्रेसेंट के साथ देंगे तो बीपी जो है वो शूट अप हो जाएगा, हाई होगा बीपी। अगर इसके साथ एंटीबायोटिक्स को देंगे तो एग्रोमेट्रिन और मिथार्जिन की एफिशिएंसी लो हो जाएगी। अगर इसको एंटी फंगल मेडिकेशन के साथ देंगे तो कॉम्प्लिकेशन जो है ब्लीडिंग के वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं साइड इफ़ेक्ट्स एंड एडवर्स इफ़ेक्ट। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है दैट इज़ नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक एंड हाइपरटेंशन। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रोल ऑफ नर्स। एज अ नर्स आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आप पेशेंट को एग्रोमेट्रिन और मिथार्जिन प्रोवाइड कर रहे हो। आपने हमेशा ही पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, स्पेशली ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमने एडवर्स इफेक्ट्स में पढ़ा था कि बीपी जो है वो हाई हो जाता है। इसलिए हमने वाइटल साइन को अच्छे से मॉनिटर करना है और उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है, असेस करने हैं उनके एडवर्स इफेक्ट्स जैसे कि नोज़िया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया। जब भी हमने पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है हमने उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो चेक करना है, अप टू डेट है, उसका डोज चेक करना है, रूट चेक करना है, मेडिकेशन की एक्सपायरी चेक करनी है, फिर ही हम पेशेंट को जो है मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।